नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में क्लास 6 NCERT का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है जिससे दिन और रात होता है, वैसे ही ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। इन दोनों में एक मुख्य अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये जो मैप पे या फिर ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं होती हैं वह रियल में पृथ्वी के ऊपर कोई रेखा ऐसी नहीं होती। इसको ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको मान लिए, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मानी गई हैं। विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा
360 अंश या 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी कहा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसमें जो विषुवत रेखा है वो सबसे लंबी होती है और जैसे जैसे उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ हम बढ़ते जाते हैं इनकी लंबाई घटते जाती है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं और भी हैं। इसके अलावा और 4 समानांतर रेखाएं हैं। ये मध्य में हो गया विषुवत रेखा, फिर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त है। इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य वाले एरिया को उष्णकटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में 66.5 डिग्री के मध्य 23.5 डिग्री से उत्तर और 66.5 डिग्री के दक्षिण वाले एरिया को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य वाले एरिया को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। ऐसे 66.5 डिग्री उत्तर में 90 डिग्री तक के एरिया को उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरी या मयोत्तर कहते हैं। तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरी या मयोत्तर आपस में मिलती हैं। ध्रुव पे सभी देशांतरी या मयोत्तर आपस में आकर के एक बिंदु पे क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी या मयोत्तर को लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं। इसका माप 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरी यामयोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखो।
ये देशांतर हैं और ये सभी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पे बनी हुई हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब किसी स्थान को हमें जानना है तो उसके लिए अक्षांश और देशांतर दोनों का एग्जैक्ट ज्ञान रहेगा तो हम उस जगह का पता आसानी से लगा लेंगे। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। धुबरी जो है वह 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी इस बिंदु को क्या करेंगे, हम देखेंगे। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा और यही जो बिंदु होगा वह क्या होगा, धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और जहां ये एक दूसरे को क्या करती हैं, काट रही हैं, वहां एक छोटा सा क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। इन छोटे वृत्त को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। अ, ब, स, द, ध और यहाँ पे क्या हुआ है, सर्किल बना हुआ है सब पे, सारे बिंदु पे। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का यह अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर में क्या हो जाती है, सबसे छोटी होती है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी हो जाती है। जो हमारी परछाई होती है वह दोपहर में छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लंबी दिखाई देती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। जो ग्रीनविच, जैसे ये ग्रीनविच है तो इसके पूर्व में जो होगा उसका समय क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका समय पीछे होगा। ये पूर्व हो गया और ये
पश्चिम, इसका आगे हो जाएगा और इसका पश्चिम पीछे हो जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री को क्रॉस कर जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री को घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा हो, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। जब ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हो तो 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। अब क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा। ग्रीनविच पे 12 बज रहा है और 15 डिग्री आगे का समय है, तो वहाँ पे दोपहर का 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। लेकिन ग्रीनविच से पीछे का समय क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा, 15 डिग्री पीछे का समय। यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 डिग्री पीछे जो पश्चिम में है वहां पे 11 बजेगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय का समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जब ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, तो इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री रात्रि के 12 बजे होंगे। ये रात्रि और ये दोपहर हो जाएगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, एकदम पीक पे होता है, तो उस समय क्या होता है, दोपहर के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी या मयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखते हैं। अलग अलग या मयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। जो ठीक बीचों बीच से गुजरती है उसी को हम क्या करते हैं, मानक समय मान लेते हैं। इस यामयोत्तर रेखा के
स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या हम मानते हैं, मानक समय माना जाता है। इस यामयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में 82.5 डिग्री को ही क्या हम लोग मानते हैं, मानक समय मानते हैं। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर नाम का कोई है जो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, अपने दोस्त आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। क्योंकि जो भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट होने वाला है वह लंदन में 2 बजे शुरू होगा, अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। यानी भारत के वहाँ पे जब 2 बजेगा तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे उस समय, तथा देर रात्रि में समाप्त हो। अब 7:30 बजे शुरू होगा तो समाप्त होने में जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच से पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि दोनों के मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कुछ का देशांतरी विस्तार अधिक होगा तो बहुत ज़्यादा समय का डिफरेंस हो जाएगा ना पूरे देश में, इसलिए कई मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। जैसे रूस का जो मानक समय है वहाँ पे 11 मानक समय है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इसको देख लेते हैं। प्रमुख यामयोत्तर का मान है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, तो 0 डिग्री होगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के, विषुववृत्त के, कर्क वृत्त के। तो शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है? विषुववृत्त के 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, दोनों गोलार्धों में हो जाएगा, उत्तर में भी दक्षिण में भी। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180, 90। तो देशांतरों की टोटल संख्या 360 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामयोत्तर का। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इन्हीं के जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, तो क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामयोत्तर का। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा चैप्टर समाप्त किया। इसके आगे कल हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।